Good morning, students. Today we will discuss about a unit 4 of class 12 physics. तो आज हम पढ़ेंगे जी हाँ यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। और इसमें 3 पार्ट होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं डिलीट कर दी गई हैं सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो वो टॉपिक नहीं कराए जाएंगे जो सीबीएसई डिलीट कर दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 4A। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एज द नेम सुजेस्ट, आपको पता है जैसे नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही हो, इंडक्शन हो रही हो जिनमें। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को किसी तरह भी चेंज कर सकते हैं, हम उसे मूव करते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होती है या करंट इंड्यूस होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट या ईएमएफ, दो चीज़ें कह सकते हैं, करंट आई या करंट ईएमएफ वोल्टेज इन अ कंडक्टिंग सर्किट, किसी भी सर्किट में कैसे, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम उससे जब ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हैं उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो करंट उसमें बनता है कंडक्टर में उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इस चीज़ ऐसे इसको समझने के लिए ये जो फिनोमिनाज हैं ये बहुत साल पहले हेनरी वगैरह जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ये इनकी डिस्कवरी की गई थी। और इसकी हेल्प से जो ईएमआई जो यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन है, जो इसकी बहुत सारे यूजेस हैं। इसके लिए पावर जनरेटर्स, जो डायनमो होते हैं, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, आप देखते हैं अपने घरों के नज़दीक ट्रांसफार्मर हो गए, डायनमोज हो गए, ठीक है, एसी जनरेटर्स हो गए, ये सभी इसके ऊपर बेस्ड हैं, सभी जो मोटर्स चलती हैं, ठीक है ना। तो इसके बिना हम इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स की इमेजिन ही नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिना कोई फ़ैन जो चलते हैं ये सब इसके इसके ही प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं, बेस के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे ही जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? अभी किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसे ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते थे, आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड को बी से। तो फ्लक्स क्या होगी? कितनी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू उसका कितना एरिया। अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे बी ए कॉस थीटा, सो दिस इज़ अ फ्लक्स, यानी कि कौन सी फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चीज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर सपोज कर लो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं किसी भी एरिया के ऊपर, उसका एरिया क्या है? डेल्टा, हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगी? B1 डेल्टा A1 प्लस B2 डेल्टा A2 अप टू सो वन। तो इसका समीशन कर दिया, तो इसको इंटीग्रेट की फॉर्म में लिख लिया। अगर आप वो जो एरिया है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट उसका एरिया, यानी कि उसका यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं जैसे मैक्सिमम द इंडिकेशन इज ओवर द व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज टचिंग द सरफेस टेंजेंशियली। अगर सरफेस को टेंजेंशियली टच कर रही है तो मतलब इसमें थीटा कितना है? देखो ऐसे सरफेस है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, बिल्कुल थीटा क्या है? ज़ीरो है। अगर थीटा ज़ीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? cos 0 1 होगा। तो मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली पास कर रही है। क्लियर है? तो आगे है हमारे पास फ्लक्स। इससे हम फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या है? कितनी फ्लक्स और पास हो रही है पर यूनिट एरिया में, उस प्लेस की मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं हम उसे। क्लियर है? ये सारा आप पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर में हमने सारा क्लियर कर लिया था। क्लियर है? तो इसमें बताया गया ना भी, जैसे एरिया की बात करें, जैसे 16 लाइन्स पास हो रही हैं, ये देखो एरिया में से
ठीक है ना, पर स्क्वायर यूनिट में, पर स्क्वायर यूनिट में 60 लाइन्स पास हो रही हैं, ठीक है। तो एरिया 2 की डेंसिटी कम है, पर स्क्वायर में 4 पास हो रही हैं। एरिया 1 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा पास हो रही है, 16 पास हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो एरिया 1 है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, क्लियर है, और इस पर फ्लक्स ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा होगी, क्लियर है। और ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि एन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी ओरिएंटेशन में थीटा यानी ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। दैट इज़ ऑल अबाउट फ्लक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। तो चलो इसकी एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है फ्लक्स का जो यूनिट होता है ऐसा ही वेबर होता है, ठीक है ना। 1 वेबर इज अमाउंट ऑफ कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर हेल्ड नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। 1 वेबर मतलब जब 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, किस में से एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किस में से पास हो रहा हो, 1 मीटर स्क्वायर में पास हो रहा हो, उसे कहते हैं 1 वेबर। और 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, क्लियर है। डिमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इससे हमें पता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, क्लियर है। फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी, हमने पढ़ा था पिछले एग्जाम्पल, क्यू वी बी साइन थीटा का एक्सप्रेशन, तो वहाँ से आया, वहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली एफ बाई क्यू। यहाँ पर हमने फ्लक्स की वैल्यू जो बी है, बी की जगह हमने ये पुट कर दिया एफ एल क्यू बाई वी, तो सॉल्व किया इसे, हमारे पास एम एल टू टी माइनस टू ए इनवर्स, दैट इज़ अ डिमेंशन ऑफ फ्लक्स, क्लियर है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेपर, क्योंकि जॉल पर एम्पियर होता है, जॉल एम्पियर क्या होता है, कूलम पर सेकंड, सेकंड ऊपर क्या, जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल पढ़ा आपने, तो दैट इज वोल्ट सेकंड, क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। What is the magnetic flux linked with the coil and terms of area of cross section a plane parallel to the field। अगर पैरेलल टू द फील्ड बिल्कुल जा रहा है, प्लेन बिल्कुल प्लेन पैरेलल जा रहा है, तो नॉर्मल फील्ड एज अ प्लेन ऑफ एरिया ऑफ कॉयल क्या है, पैरेलल है फील्ड के, नॉर्मल टू द एरिया मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फील्ड। तो अगर नॉर्मल है मतलब कि उन्होंने क्या रहा, नॉर्मल प्लेन क्या लिखा है, प्लेन लिंक्स विद कॉयल टर्न्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विद प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड के साथ प्लेन क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल कौन सा बनेगा वहाँ पे, 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास ये न्यूमेरिकल आपने खुद सॉल्व करना है नोटबुक में, ठीक है। आगे हमारे पास जहाँ से शुरुआत हुई थी इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, भी कैसे पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो कि ये होती है, यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, इसे कहते हैं दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे, फैराडेज के एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे फैराडे और हेनरी के, तो उसमें से कुछ है। पहला एक्सपेरिमेंट है करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, पहला क्या है भी, मैग्नेट से करंट कैसे इंड्यूस होता है। इसमें क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें इन्होंने नॉर्थ पोल एक साउथ पोल एक बार मैग्नेट ली, इसमें नॉर्थ और साउथ है ऐसे पोल, और यहाँ पर एक कॉइल ली गई है, कॉइल की बहुत सारी टर्न्स हैं, एक कॉइल है उसकी बहुत सारी टर्न्स हैं, ठीक है। कॉइल को आगे गैल्वेनोमीटर के साथ जी हाँ कनेक्ट किया गया है ऐसे, और एक मैग्नेट रखेगी सामने। जब उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनने, इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल। जब मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल तो गैल्वेनोमीटर ने इधर डिफ्लेक्शन शो की। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, जब भी करंट पास हो तो डायरेक्शन वो शो करता है, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन उसको ऐसे मिली, I1 दिखाई हुई है उन्होंने, आई, ठीक है, ओके। बीच तक ले गया, कॉयल के बीच में से लगाया तो उनको डायरेक्शन मिली, ओके। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, जब मैग्नेट को मूव कर दिया गया तो जो डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिली, इधरली साइड, ठीक है ना। रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, क्लियर है। तो जो गैल्वेनोमीटर को हमने जितनी ज़्यादा फास्टर हम मूव करते थे उतनी ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन जल्दी से जल्दी देता था, और जब हम उसको जाकर बीच में इस मैग्नेट को रोक देते थे, बीच में स्टॉप कर देते थे, तो डिफ्लेक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती थी, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देता था। तो ये हम उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया, क्लियर है। पहले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, फिर बाद में इसका कंक्लूजन निकालेंगे। ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। अगला बात करते हैं, अगर उन्होंने 2 कॉइल्स रखी, एक में बैटरी लगाई गई है, एक में गैल्वेनोमीटर लगाया गया, कॉइल वही है, अलग अलग लगाया, लगा लो, ऐड कर लो, ये सी डैश कॉइल है, ये सी है। अब इस कॉइल को मूव किया गया,
सेम ऐसे ही फिनोमेना मिला जब हम इसको कॉइल को इसके नज़दीक लेके आए तो करंट ऐसे दिखा, और करंट इसमें कौन से डायरेक्शन में दिया गया था, यानी कि बैटरी इसकी पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे थी इस कॉइल में। तो जो इसमें इंड्यूस हुआ उस करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, ये देख सकते हो आप ध्यान से, ठीक है। तो ये इसको डिफरेंस आया, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था, इंड्यूस बाय करंट से इंड्यूस किया। थर्ड था उन्होंने करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट को चेंज किया गया, ठीक है ना। पहले तो करंट को हमने क्या किया, कॉइल को मूव किया था, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन कॉइल इंड्यूस बार मैग्नेट इंड्यूस बाय करंट इन एक्सपेरिमेंट 2, ये भी बताया मैंने, ठीक है। थ्रू द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट Faraday शो द रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, करंट कैन बी इंड्यूस इवन विदाउट रिलेटिव मोशन। उन्होंने कहा भी विदाउट मोशन के भी हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कॉइल ली सेम ऐसे स्टेशनरी कॉइल ली बिल्कुल और कनेक्ट कर दिया इसको गैल्वेनोमीटर के साथ, इसको बैटरी के साथ, और जब की को प्रेजेंट किया गया, की को प्रेस किया गया गैल्वेनोमीटर इन द कॉइल सी, इसमें सोर्स थोड़ी सी डिफ्लेक्शन इसको देखने को मिली। द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर हाउ रिटर्न्स टू जीरो इमीडिएटली, बट थोड़ी सी मिली, साथ साथ जीरो पे आ गया, ठीक है। व्हेन द करंट इज केप्ट प्रेस्ड कॉन्टिन्यूसली एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। बार बार डिफ्लेक्शन को इसमें उसको की को प्रेस किया गया, इसमें कोई डिफ्लेक्शन को नहीं मिली। व्हेन द की इज रिलीज्ड, जब की को रिलीज़ किया गया फिर रिफ्लेक्शन मिली ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट फिर वो मोमेंटम थोड़ी सी मिली, फिर वो ज़ीरो पे आ गई। मतलब थोड़ा सा हमने करंट को, जब हम उसमें से इसमें बैटरी लगी हुई है ना, जब हमने इसको करंट मतलब कि करंट इंड्यूस इसमें करंट दिया या इसमें करंट पास कराया, इसको हमने कनेक्शन को जोड़ा, तो थोड़ा सा करंट दिखा, उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखा। फिर जब हम रिलीज़ किया की को, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा, फिर बिल्कुल नहीं दिखा। तो ये तो थी, हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए। अब इन सभी में से हमने ये देखा कि मैग्नेटिक जो हम बार है उसको चेंज करते हैं तो उससे क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। तो कंक्लूजन क्या था, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट एन ईएमएफ इज induced in a coil when amount of magnetic flux linked with the coil changes with time। देखो एक्सपेरिमेंट 1 में बार मैग्नेट का मोशन, हम बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहे थे, नज़दीक मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस जब भी किसी के साथ लिंक करती हैं, ये कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ना उसका, तो हम कह सकते हैं ये मैग्नेटिक लाइंस क्या है, किसी एरिया को जो अगर लिंक करते हैं तो इसे फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द एरिया, तो इसे मैग्नेटिक फ्लक्स ही कहेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया चेंजेस मतलब हम इसको आगे कर रहे हैं, कुछ लाइंस यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर 3 होगी, और जो नज़दीक होगा उसमें ज़्यादा होंगी, 4 हो जाएंगी, लाइंस पास हो जाएंगी। समझ आई ना। देखो अगर हम कॉइल में एरिया की बात करें, ठीक है, अगर मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं हम नज़दीक, यहाँ पर रखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी मैग्नेट में, ठीक है। जो ये एरिया है, जो कोयल यहाँ पे जो जहाँ पर नज़दीक मैग्नेट नॉर्थ साउथ, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, दूर दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, तो यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा फ्लक्स लिंक करती है, तो कंक्लूजन क्या निकला, जितनी ज़्यादा फ्लक्स लिंक करती है मैग्नेट की उतना ही ज़्यादा ईएमएफ जो है इंड्यूस होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। तो उतनी ज़्यादा ईएमएफ जो है इंड्यूस होती है। ऐसी अगर सेकंड केस में क्या किया एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने कॉइल ली, कॉइल में अब क्या है, कॉइल अब किसी भी कॉइल में अगर आप करंट पास कराते हैं बैटरी के थ्रू, तो वो क्या ऐसे बिहेव करती है, ऐसे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स होती है ऐसे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे के साथ जब लिंक करें, तो हम कॉइल को मूव कर रहे थे, दूसरी कॉइल के साथ जब लिंक करेगी तो वहाँ से क्या हो जाए, दूसरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, लिंक करेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, दूसरे में ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाएगी। क्लियर है आपको एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, जब हम प्रेस करते थे की को तब करंट पास होता था, जब नहीं करते थे, ठीक है ना, जब निकाल देते थे तब वो अपोजिट डायरेक्शन में पास होता था। तो हम इससे ये पता लगा, ये कंक्लूज़न निकला कि जब भी हम मैग्नेटिक, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रही है किसी भी कॉइल के साथ,
अगर वो चेंज होती है, चेंज करते हैं हम उसे, तो क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। तो फैराडे ने फिर लॉ बना दिए, पहला लॉ बना दिया, वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक द सर्किट चेंजेस, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, वो तब तक रहती है, इंड्यूस ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। मतलब जब तक हम मैग्नेट को मूव करते रहेंगे तब तक ही हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगी। जब मैग्नेट को हमने स्टॉप कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, डिफ्लेक्शन ज़ीरो। सो ये पहला लॉ था फैराडे का, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ फैराडे लॉ। सेकेंड लॉ, तो ये मैथमेटिकल लॉ था, तो उन्होंने ये कहा, ये देखा बी मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुई है उस कॉइल के साथ, उस सरफेस के साथ, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उस पर डिपेंड करता है। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कितने टाइम पे कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है वो डिपेंड करता है ईएमएफ पर। तो ये देखो सेकंड लॉ की आगे डेरिवेशन, तो लेट करो ना, पहले फ्लक्स कितनी थी Fi1, बाद में थोड़ी देर बाद कितनी होगी Φ2, तो चेंज कितना आया Φ2 माइनस Φ1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे दिया, क्योंकि इसी कहेंगे ना रेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, जब भी फ्लक्स चेंज हुई तो टाइम भी तो बीता ना, थोड़ा सा टाइम भी तो चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू, यहाँ पर हम के कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। सो के क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू 1 होती है, तो हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दी, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस का मतलब है कि हमेशा जो ईएमएफ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होती है, ऑपोजिट फ्लक्स के, हमेशा ऑपोजिट। क्लियर है, नॉर्थ के जब हमने जब उसमें सर्किट में से करंट इस डायरेक्शन में दिया था तो इस डायरेक्शन में लिया था तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इस करके हमेशा अपोज करती है किसको, फ्लक्स को। तो स्टूडेंट्स आज आप इतना स्टडी करें, इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, और अगर हमारे पास n टर्न्स हो तो n मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, माइनस ई इज इक्वल टू, ई मतलब हमने छोटा सा तभी रखा है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाए ना बड़े ईएमएफ के साथ, तो इसलिए उन्होंने ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। क्लियर है, सो दिस इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, ठीक है ना, इंड्यूस इन द कॉइल। सो आपने इतना स्टडी करना है आज, और फिर बाकी कल स्टडी करेंगे, ठीक है। कल लाइव इंटरेक्शन में बात करेंगे, पढ़ेंगे आगे, तब तक ऐसे समझिए, ध्यान से नोट कर लिएगा। थैंक यू।